Standard 10 History. Lesson number first. Historiography Development in the West. Dear children, in the last video of history, we have already started the same lesson, and today in this video we are going to continue that. The tradition of historiography. Okay, next is tradition of historiography. हिस्टोरियोग्राफी की ट्रेडिशन क्या है, कहाँ से उसका परंपरा क्या है, स्टार्टिंग में कैसा था, वो टाइम टू टाइम कैसा चेंज हुआ वो. We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. हमने ऑलरेडी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में स्टडी किया. क्रिटिकली एग्जामिनिंग यानी क्या मिस्टेक्स है वो पूरे अच्छी तरह जो हिस्ट्री किसी ने अगर लिखा या सजेस्ट किया उसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, क्रिटिकली स्टडीज होंगे या एग्जामिन होगा डीपली, एंड देन राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव, और उसको पूरे तरह से चेकिंग करने के बाद उसका कंप्लीट जेन्युइनिटी यानी उसके ऑथेंटिसिटी जानने के बाद उसको नरेशन करते हैं यानी लिखते हैं. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नॉन एज हिस्टोरियोग्राफी. इसी तरह क्रिटिकली स्टडी करके एग्जामिन करके जो हिस्ट्रिकल नरेटिव यानी हिस्ट्री को जो लिखते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी. अ स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव इज़ अ हिस्टोरियन. और जो स्कॉलर है जो एजुकेटेड पर्सन यानी बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो इस तरह कोई हिस्टोरियोग्राफी लिखता है या वैसा कोई नरेटिव लिखता है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन. The historian cannot include every past event in his narrative. जो अभी सपोज समझो कि कोई एक व्यक्ति हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, in a single narrative he cannot complete all the aspects, he cannot write about all the fields in history. हिस्ट्री के सभी फील्ड के बारे में वो लिख नहीं पाएंगे, बिकॉज हिस्ट्री इट्स अ वास्ट फील्ड, बहुत ही बड़ा एक फील्ड है. तो कोई अगर हिस्ट्री लिखना चाहोगे तो he has to select some special criteria, some special field. कोई एक स्पेशल फील्ड सेलेक्ट करना होगा, दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. वो अपना विचार के हिसाब से विच वन टू विच फील्ड ही इज क्लोजली अटैच टू, उसको कौन से फील्ड में ज़्यादा अपने इंटरेस्ट है या ज़्यादा वो सोचता कौन से फील्ड के बारे में, यानी ही हैज़ टू सेलेक्ट एनी वन फील्ड एंड राइट अबाउट इट. सो द इंक्लूशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंक्लूड करना और इंटरप्रेट करना यानी एक्सप्लेनेशन करना of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. Conceptual means जो हिंदी में बोलेंगे वैचारिक, अदरवाइज वी कैन से दैट बेस्ड ऑन मेंटल कॉन्सेप्ट्स. उसको जो फील्ड सही लगे, वो जिस फील्ड में उसको ज़्यादा वो मेंटली अटैच्ड है तो वो फील्ड का उस फ्रेमवर्क को वो अडॉप्ट करेगा. हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. और जिस तरीके से वो लिखेगा जिस स्टाइल से, दैट ऑल्सो इज डिपेंडेड ऑन दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. लेकिन दुनिया के ancient society यानी जब इतने टेक्नोलॉजी वगैरह आगे नहीं बढ़े थे, बहुत पुराने एकदम ancient era में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मेथड है हिस्टोरियोग्राफी लिखने का जो मेथड है वो प्रिवेल्ड नहीं था, यानी वो प्रिवेलेंट नहीं था, मतलब ज़्यादा इतना चलता नहीं था. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. इसका मतलब ये नहीं कि एंशेंट ज़माने में लोग लिखते नहीं थे हिस्ट्री को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ना हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी था या फिर उन लोग हिस्ट्री को उनका जानने का उत्सुकता, ईगरनेस उनके अंदर नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of ancestors to the next generation. Ancient people also, यानी पुराने ज़माने के ancient टाइम के लोग भी चाहते थे, they also felt the need of passing these stories of people, stories of life from one generation to other. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना जो नॉलेज है, अपना जो हिस्ट्री है उसको पास करना, they also felt the need of that. उनको भी उसकी ज़रूरत पड़ी थी, उनको भी ऐसा एहसास होता था कि this story should be passed from one generation to other. Ancient communities all over the world used various means like cave paintings. तो वो ancient community यानी ancient era में, ancient historical time में उधर के लोग भी यानी हर एक कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि
कोई ना कोई तरीके से ये स्टोरी यानी जो उनके पहले के और उनके ज़माने की स्टोरी आगे के जनरेशन में जाए. सो फॉर दैट दे टुक सम वेरियस मीन्स, उन लोगों ने कुछ अलग अलग तरीका अपनाया. लाइक केव पेंटिंग्स, मतलब केव्स में पेंटिंग्स करके रखे ताकि नेक्स्ट जनरेशन को उनके बारे में जानकारी मिले. स्टोरी टेलिंग, वो ओरली आगे आगे पास होते गए. सिंगिंग सॉन्ग्स, दैट ऑल्सो ओरल सोर्स से. एंड बलाड्स मीन्स जो नरेटिव्स पोएम होता है. नरेटिव पोएम मीन्स कोई एक स्टोरी, एक किसी व्यक्ति के बारे में या उनका पूरे बायोग्राफी का स्टोरीज को पोएम के ज़रिए लिखना. तो ऐसा अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया फॉर दिस पर्पस. These traditional These traditional means are looked upon as a source of history in the modern historiography. और आज का जो हिस्टोरियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, इसमें ये जो एंशियंट कम्युनिटी का जो स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बलाड्स वगैरह आज का इस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का काम करता है. Modern historiography, four main characteristics of modern historiography. Modern historiography का 4 special characteristics आगे बता रहा है. First one, its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का स्पेशलिटी, फर्स्ट वन इज इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिकली प्रूवन है तो ही इसको एक्सेप्ट किया जाता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिगिनिंग इज ऑलवेज विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस, यानी जो सब्जेक्ट का रिलेवेंट क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चंस पहले क्रिएट करेंगे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज they keep on finding the solution or answers of those relevant questions. And then the second one, these questions are anthropocentric. What do you mean by anthropocentric? Anthropocentric means placing humans at the center, यानी इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए. ऐसा क्यों कह रहा है कि इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए करके? बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री के पहले, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के पहले जब हिस्ट्री क्रिएट किया करते थे या जो कुछ भी हिस्ट्री वगैरह लिखते थे तो ज़्यादा स्थान डिवाइनिटी को देता था, यानी गॉड को देते थे. जो कुछ भी राइटिंग्स होता था, मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स वर डिपेंडेड ऑन गॉड एंड गॉडेसेस एंड देयर स्टोरीज एंड द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड पीपल. पर ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में टोटली एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मीन्स पूरे के पूरे ह्यूमन में, मतलब इंसान में डिपेंडेड है. इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. इसका मतलब होता है कि जो सवाल, ये जो रिलेवेंट क्वेश्चंस अराइज करेंगे, जो बोले और हिस्ट्री क्रिएट बनाने से पहले, मतलब लिखने से पहले, ऑल दिस वर रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी, अदरवाइज सम स्पेशल मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी. कुछ लोग जो काम करते गए, उन लोगों ने क्या हिस्ट्री में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उस बारे में होगा. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स. ये जो न्यू हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें इट डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन, दैट मीन्स गॉड एंड ह्यूमन डीड. डिवाइन डीड और ह्यूमन डीड, इंसान का काम और गॉड का काम, इनके बीच में कोई भी रिलेशन, इंटर रिलेशन इस हिस्टोरियोग्राफी देता नहीं है. The third speciality of this modern historiography is answers to these questions are supported by reliable evidence. और जो questions पहले arise किया, जो questions हमने prepare किया, उसके answers always will be supported by reliable evidence. यानी reliable means जिस पर depend कर सकता है, dependable evidence, evidence यानी proof. जो कुछ भी answers होगा, all those answers must have some proof. Now, history, fourth one, history presents a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. History मतलब it's a graph. Graph क्या होता है? Graph आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, यानी हिस्ट्री में, सॉरी जोग्राफी में और अलजेब्रा ज्योमेट्री में वगैरह ग्राफ आपने बनाया है. तो कोई एक प्रोग्रेस दिखाता है ग्राफ, बराबर है? कोई प्रोग्रेस या वक्त बीते बीते प्रोग्रेस हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, वो दिखाता है ग्राफ. इन द सेम वे हिस्ट्री ऑल्सो प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी. इंसान का सफ़र जो पहले से लेकर प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर आज तक का पीरियड तक जो इंसान की जो जर्नी है, सफ़र है, उसका पूरा ग्राफ दिखाते हैं. यानी इंसान स्टार्टिंग से लेकर अब तक का क्या डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर कमी हो गया, ये सब हिस्ट्री में बताते हैं. It is said that the modern historiography with above characteristic has its root in the ancient Greek historical writings. ऐसा कहा जाता है. It is said that आज का जो historiography है, modern historiography है, इसके almost सभी characteristics you can find in the ancient Greek historical writings.
ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का ज़्यादातर क्वालिटीज़, ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एंशंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में देखने को मिलेगा. हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. एक्चुअली जो हिस्ट्री वर्ड है वो ही ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म से निकला हुआ वर्ड है हिस्ट्री. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. तो हिस्ट्री जो वर्ड है ग्रीस का जो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम हेरोडोटस है, 5th century BCE में, व्हाट यू मीन बाय BCE? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर C for common, E for era, बिफोर कॉमन एरा, 5th century यानी जीसस क्राइस्ट जन्म लेने से 500 साल पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिनका नाम हेरोडोटस है. उन्होंने ये वर्ड पहला इस्तेमाल किया फॉर हिज बुक विच हैज़ द टाइटल, एंटाइटल्ड मीन्स विच हैज़ द टाइटल द हिस्टोरीज. Now, the development of scientific perspective in Europe and historiography. Development of scientific perspective. What do you mean by perspective? Perspective means नज़रिया. एक साइंटिफिक नज़रिया यूरोप में डेवलप किया किसके लिए? हिस्टोरियोग्राफी के लिए. Till the 18th century CE, common era, that means after Jesus Christ, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Philosophy, what do you mean by philosophy? Philosophy means the study of fundamental nature of knowledge, reality, or the existence of this world. हम अगर इसको हिंदी में या मराठी में ट्रांसलेट करोगे तो तत्वज्ञान. तत्वज्ञान यानी क्या रियलिटी है, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस यूनिवर्स. ऑल द स्टडीज, द रियलिटी का स्टडीज, द नेचर ऑफ नॉलेज, उसका फंडामेंटल मतलब नॉलेज का फंडामेंटल थीम्स क्या है, इस उसके अंदर का एसेंस क्या है, उसके बारे में जो स्टडीज़ होता है, तत्व ज्ञान का स्टडीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी. पहले फिलॉसफी मीन्स सिर्फ और सिर्फ गॉड से रिलेटेड होता था, मिथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह गॉड से रिलेटेड आत्मीय जीवन के बारे में था. नाउ फिलॉसफी को थोड़ा चेंज आ गया है. फिलॉसफी मीन्स सर्चिंग द रियलिटी, द स्टडी विच सर्च द रियलिटी इन द एक्सिस्टेंस. सो फिलॉसफी एंड साइंस ये दोनों फील्ड में यूरोप में 18th सेंचुरी में बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ. रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल प्रोग्रेस. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. और उसके बाद का जो ज़माना है, उस ज़माने में जो स्कॉलर्स होते थे, दे हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड. हिस्ट्री में सोसाइटी का जो स्टडीज़ है उसके अंदर कितने ट्रूथ है उसके बारे में स्टडी करने के लिए दे स्टार्टेड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करने लगे. नाउ द फिलोसफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रियलिटी, रियलिटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी. अभी जो फिलोसफिकल स्टडीज़ है या डिस्कशंस होते हैं ज़्यादातर किस पे फोकस करते हैं? रियलिटी में. हिस्ट्री के रियलिटी, हिस्टोरियोग्राफी के रियलिटी में आज फिलोसफिकल स्टडी ज़्यादा फोकस करते हैं. प्रायर टू द 18th century, प्रायर टू मीन्स पहले, 18th century के पहले, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. ये मैंने ऑलरेडी बताया. 18th century के पहले तक सभी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के एक ही एक मकसद था. फिलोसफी मीन्स ऑल अबाउट डिवाइन फिनोमिना. गॉड ने क्या किया, गॉड, आत्मीय जीवन, एवरीथिंग स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग रिलेटेड टू गॉड, वो था 18th century के पहले तक हर एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में. हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगैन टू चेंज. धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होने लगा. इन 1737 CE कॉमन एरा द गोटिंगन यूनिवर्सिटी was founded in Germany. फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हो गया. इन 1737 में गोटिंगन यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्टार्ट हो गया. This university for the first time had an independent department of history. ये पहला यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक हिस्ट्री का एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसको कोई डिवाइनिटी या कोई चर्च या कोई रिलीजन जिसको कंट्रोल नहीं करता है. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़. उसके बाद और भी जर्मन सोसाइटी आए जो या बाकी जितने भी
और ज़्यादा जर्मन सोसाइटी यूनिवर्सिटीज़ स्टार्टेड बिकेम द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ का सेंटर बन गया. Now notable scholars means noticeable scholars यानी जाने माने scholars के बारे में. The contributions of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of the few notable scholars. बहुत सारे noticeable scholars थे, उसमें से उन लोगों का सबका ही कुछ ना कुछ योगदान हमारे historiography के development के लिए काम आया. So here we are going to study about some of the scholars. Out of them, the first one is René Descartes. René Descartes, 1596 to 1650. René Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. René Descartes was the foremost means सबसे आगे among scholars. बाकी सभी scholars में से सबसे top में सबसे आगे था जो कौन है? रेने डेकार्ट. ये सबसे आगे था in what? On verifying the reliability. Reliability means कितना हम reliable, dependable हो सकता है, उस पर पूरे कितने भरोसा कर सकते हैं of historical documents by critically examining them. Historical document को critically examine करके उस पर उसको reliable है या नहीं ये बताना है, ये जानना है. ये आइडिया सबसे पहले रेने डेकार्ट ने लाया. Among the rules given by him in his book, उन्होंने बहुत सारा rules उसके लिए दिए गए, तो दिए उनमें से कुछ rules हैं. Discourse on the method, एक rule है उन्होंने दिया हुआ, that is discourse on the method. The following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. तो जो नेक्स्ट अभी बताने जा रहा है, मतलब ये डिस्कोर्स ऑन मेथड. दूसरा जो नेक्स्ट बोलने जा रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च बोल रहा है, यानी साइंटिफिक रिसर्च मेथड में बहुत असर जिसका हुआ. वो सेंटेंस क्या है? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, कोई भी चीज़ को सच मानना नहीं. टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, सभी किस्म का डाउट क्लियर होने तक, एक्सक्लूड यानी निकल नहीं जाएगा तब तक. यू शुड नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, किसी चीज़ को ट्रू नहीं मानना चाहिए. सो दैट वाज हिज कमेंट फॉर हिस्टोरियोग्राफी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वोल्टेयर. Voltaire 1694, he was born in 1694 and he died in 1778. Voltaire's original name was Francois Marie Araud. देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ध्यान देना. वॉल्टेयर्स ओरिजिनल नेम, वॉल्टेयर का रियल नाम है फ्रांजुआ. ये देखो फ्रांजुआ पड़ता है उसको, सी के नीचे एक एस जैसा छोटा सा एक पार्ट है, बराबर दिख रहा है. इट्स अ फ्रेंच वर्ड, फ्रांजुआ मैरी अराउड. ही वॉज फ्रेंच, ये फ्रेंच मतलब फ्रांस के बंदे थे, फ्रेंच. ही ओपाइंड दैट यानी हिज ओपिनियन वॉज यानी उनका सजेशन ये था या ओपिनियन ये था कि along with objective truth and chronology of historical events concerning social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography. Along with the objective यानी मकसद, बराबर. पर यहाँ पर हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिविटी, रियलिटी. उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, along with objective truth and chronology यानी कोई भी इवेंट को लाइन से लगाना. chronology of historical events वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, समाज में जो ट्रेडिशन चल रहा है वो कंसिडर करना है. एंड ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी यानी जो अर्थशास्त्र जो होता है, मतलब देश में जो आमदनी है, खर्च है, उसके बारे में टोटल जो स्टडीज होते हैं दैट इज इकोनॉमी. एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ये सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राफी लिखने के टाइम पे. एंड नाउ हियर इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग हिस्ट्री. तो इनका कहने के हिसाब से ऐसा आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के सभी फील्ड को, एवरीथिंग व्हाट एवर दे आर डूइंग, द होल लाइफ स्पैन, ऑल एस्पेक्ट्स यानी क्या क्या चीज़ों में वो कनेक्टेड है, सभी के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री राइटिंग.
Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इसलिए उनका ये सब कहने के हिसाब से वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फादर माना जाता है या फाउंडर माना जाता है. Now the next person, George Wilhelm Friedrich Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel. He was born in 1770 and died in 1831. Hegel was a German philosopher. जर्मन फिलोसोफर, फिलोसफी का स्टडीज जो करने वाले, जो तत्व चिंतक बोलते हैं हम, तत्व चिंतक मराठी में वगैरह बोलते हैं, तो जर्मन फिलोसोफर था. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. उनका इंसिस्टेंस मतलब उनका ऐसा ओपिनियन था या उन्होंने ये बात का फोर्स देकर इस बात को बताया कि हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन द लॉजिकल मैटर. वॉट एवर हिस्टोरिकल रियलिटी इट शुड बी प्रेजेंटेड, यानी उसको इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए इन अ लॉजिकल मैनर, यानी इसमें कुछ लॉजिक हो. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. उनके लिए जो हिस्टोरिकल इवेंट का अलग अलग हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुआ, इंसिडेंट्स हुआ, हैपनिंग्स हुआ, उसका जो टाइमलाइन बनाएंगे यानी इसके बाद इसके बाद ये, वो जो टाइमलाइन है that is the presentation of his, sorry, that is the events indicative, that is indicative of progress. मतलब वो हमारा इंसान के लाइफ का प्रोग्रेस को दिखाते हैं. टाइमलाइन कौन से टाइमलाइन? हिस्टोरिकल इवेंट्स का टाइमलाइन इंसान के लाइफ का प्रोग्रेस को दिखाते हैं. यानी हम हिस्ट्री में पूरे एक एक वक्त में क्या क्या हो कर गया, वो अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा इन रियलिटी व्हाट वाज द इम्प्रूवमेंट in the human life all those years. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. उनका दूसरा ये कहना था कि द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री को किस तरह प्रेजेंट करते हैं लिखकर, है ना, और क्रिटिकल एनालिसिस होकर लिख के उसको वापस से चेकिंग करके जो सेंड करते हैं यानी लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज द हिस्टोरिकल इवेंट्स. मतलब अलग अलग ऐसा करके जो सेंड करते हैं एक एक टाइम के हिसाब से, दैट इज़ द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. ये टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें बताएंगे कि इंसान कितने हद तक प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time as new evidence would come forth. जैसे जैसे नया नया एविडेंस यानी प्रूफ मिलते मिलते जो ऑलरेडी लिखा हुआ हिस्ट्री में चेंजेस लाना चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम there is a chance that we get more and more evidences of a past history. एक past history का और ज़्यादा proof मिलने का हमेशा chance रहता है. So once history is written means what do you think about it? It will never change? No, it may change very often. बार बार वो चेंज हो सकता है. जैसे जैसे नया नया इन्वेंशंस, नया नया हिस्ट्री का खोज बनता है, वैसे वैसे पहले का एक एक करके चेंज करना पड़ेगा. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from the scientific methods. तो विद हेगल्स फिलोसफी, हेगल का फिलोसफी के हिसाब से बहुत सारे स्कॉलर्स कन्विंस्ड यानी उनको यकीन दिलाया गया दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी. हिस्टोरिकल मेथड बिल्कुल कम क्वालिटी का नहीं है, दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड. भले ही वो हिस्टोरिकल मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड, तो लोग साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ हीगल्स फिलोसफी, हीगल्स की फिलोसफी की मदद से बहुत सारे लोग ये यकीन करने लगे कि हिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल ऑफ लेसर क्वालिटी, यानी हिस्ट्री कुछ कम क्वालिटी की नहीं है दैन द साइंटिफिक मेथड. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक. इन्होंने जितने भी लेक्चर वगैरह दिया, आर्टिकल्स लिखे, ये सब एक बुक में एक साथ इकट्ठा करके पब्लिश किया. एंड एंटाइटल्ड यानी वो बुक का टाइटल नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. His book Reason in History is well known. और उनके दूसरे एक बुक था Reason in History. That book also is very well known. It is good to know this. According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. हीगल का कहने के हिसाब से grasping the meaning of any event, कोई भी एक event यानी happening incident, उसका meaning समझ कर लेना means it happens in two terms of opposite things.
दो टर्म्स में यानी डायरेक्ट ऑपोजिट वाले चीज़ों से ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर मिलता है, यानी ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं. ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट. फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, गुड एंड बैड एक्सेट्रा. तो इंसान का माइंड, ह्यूमन माइंड इज सेट इन सच अ वे, इंसान का माइंड उस तरह सेट किया हुआ है कि ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एनीथिंग. सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेचर समझाते जाओगे तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली. But if along with that true nature, if we give the opposite of that, if we show the opposite of that, that means the false nature also, then he can understand what is true and what is false, and it will be easily understandable. इनका कहना है. Okay, so in order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. अगर कोई एक चीज़ का true nature समझना है तो he has to know both the things, true as well as false. Similarly, good and bad, etc. In order to understand the true nature of the thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis is based on opposites, is known as dialectics. और ये जो मेथड है जो ऑपोजिट की मदद से एनालिसिस करते हैं, इसे डायलेक्टिक्स कहते हैं. In this method, a theory is proposed at the beginning. ये जो मेथड में पहला एक थियोरी यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी मिला, दैट वी विल प्रपोज, वो बताएंगे सामने, दैट इज थ्योरी विच इज कॉल्ड थेसिस. और इस थ्योरी को क्या कहते हैं? थेसिस. देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्ररी टू द थेसिस. तो एक थ्योरी पहले प्रपोज करेंगे, दैट इज थेसिस, और उसके पीछे दूसरा एक थ्योरी प्रेजेंट करेंगे जो टोटली जो पहला वाला थियरी था विच वाज कॉल्ड थेसिस, थेसिस से टोटली डिफरेंट रहेगा, जस्ट ऑपोजिट. And it is called as antithesis. Anti means opposite, thesis means तो thesis हो गया एक थ्योरी, एंटीथेसिस हो गया उसके ऑपोजिट. आफ्टर थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ, दोनों का थरोली डिस्कशन करने के बाद अ न्यू थेसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ द थेसिस एंड द एंटीथेसिस. फिर ये दोनों का एक साथ डिस्कशन होने के बाद अ न्यू थेसिस, एक नया सिस्टम, एक नया थियोरी विल बी प्रपोज्ड. एक नया थियोरी प्रपोज करेंगे, नया थेसिस प्रपोज करेंगे, जिसके अंदर द जिस्ट ऑफ बोथ यानी अच्छे जो गुण है या जो एसेंस है, जो मेन रियलिटी दोनों के अंदर है कंपैरेटिवली, उसको उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है. दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस. इसी तरह जो नया एक थेसिस में पहुंच जाता है, दैट टेक्नोलॉजी या दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लियोपोल्ड वॉन रैंके. लियोपोल्ड वॉन रैंके, historiography of the 19th century, he was born in 1795 and died in 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. ये जो लियोपोल्ड वॉन रेंके हैं ये बर्लिन यूनिवर्सिटी का व्यक्ति था और 19th सेंचुरी का हिस्टोरियोग्राफी इनके ऊपर बहुत ही प्रभावित था. He spoke about the critical method of historical research. Historical research का critical method के बारे में उन्होंने बताया. He put emphasis on the utmost means greatest importance of the information gathered through original documents. तो इन्होंने ये बताया जो कुछ भी information जमा करता है, it should be very important that all this information should be gathered through original document. Original जो document present है available है उसके मदद से हम कौन सा चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो डिसाइड कर सकता है इन द मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. उनका दूसरा कहना ये था कि whatever documents you are getting associated with the historical events, जो कोई भी document, whatever proofs you are getting about the historical events, those evidences or those things should be या नीड टू बी एक्सामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर. बहुत ही अच्छे केयर के साथ, बहुत ही ध्यान से उसका चेकिंग करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए. ही बिलीव्ड दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. और उनका यकीन ये था कि इस मेथड से अगर जाओगे तो वी कैन रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. हिस्ट्री में क्या सच्चाई है वो हमें पता चल जाएगा. ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कुछ लोग इमेजिनेशन करके कुछ एक बात मिल जाता है और उसको पकड़ के अपना इमेजिनेशन, अपना कल्पना करते करते वो अपने हिसाब से बना लेते हैं. सो ही ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इट, यानी वो मेथड गलत है. क्रिटिसाइज का मतलब होता है गलत है करके बताना, तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे मेथड को.
कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स. उन्होंने जो कोई भी आर्टिकल्स लिखे वो पूरे 2 बुक में इकट्ठा करके पब्लिश किया. एंड द टाइटल ऑफ दोस बुक्स आर द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सेकंड वन इज द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स. इनके बारे में तो पहले भी स्टडीज किया कार्ल मार्क्स का. 1818 was his birth year and he died in 1883. In the latter half मतलब second half. Former means पहला, latter means बाद में. So second half of 19th century, a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. Karl Marx ने formulate किया हुआ यानी बनाया हुआ नया एक thesis, नया एक theory 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी फर्स्ट हाफ बोले तो 50 ईयर्स तक हो गए, सेकेंड हाफ 50 के बाद उस सेंचुरी में सभी जगह में ये न्यू थीसिस लागू हुआ. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मीन्स काल्पनिक आइडिया जो रियल नहीं है, ओके, जो कुछ किसी की सोच पर डिपेंडेड हो. तो हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट दैट, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल. हिस्ट्री मीन्स इट इज अबाउट लिविंग पीपल, जीता जागता इंसान के बारे में होता है हिस्ट्री. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. इंसान का आपस का जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे जो रिलेशन है, वो रिलेशन किस वजह से शेप हो गया हुआ है? इट गॉट द शेप बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. इंसान का ज़रूरत, इंसान के ज़रूरत की वजह से इंसान के बीच में रिलेशन हुआ है. एंड द ओनरशिप मतलब कोई चीज़ को पोसेस करना है, अपना खुद का बनाना. एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, कोई भी अगर ज़रूरत हमारा हो, उस ज़रूरत को पाने के लिए कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. उस चीज़ को बनाने के लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड क्लोथ. सो फॉर प्रिपेयरिंग, फॉर मेकिंग दैट दोज क्लोथ्स, वी नीड सम रॉ मटेरियल्स, cotton or some wool or other some kinds of thread we need. So all those things are the means of production. Otherwise we need a factory, we need some place for making that factory, barabar, and we need laborers to do the work in the factory. Ye sabhi actually jo requirements hai, all those are called means of productions. The accessibility of these means to different strata of society may not be equal. और इसका accessibility, यहाँ पर accessibility का meaning है the availability. ये सब चीज़ें मिलना हर strata of society में, society के हर एक फील्ड में इक्वली नहीं मिलता है. कुछ सोसाइटी के लोगों को या सोसाइटी के कुछ लोगों को ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आसानी से मिल जाता है, तो सोसाइटी के कुछ और लोगों को ये आसानी से मिल नहीं जाता है. यानी इक्वालिटी नहीं है चीज़ों का अवेलेबिलिटी में. And the accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of the society into 2 classes, leading to class struggle. तो ये inequality यानी ये कमियाँ, एक जगह में कुछ किसी को है, किसी के पास सभी अवेलेबिलिटी है, तो दूसरे जगह में कम है, तीसरे जगह में बिल्कुल नहीं है. इस तरह जो inequality है, जो इक्वालिटी नहीं है, वो अवस्था की वजह से that situation created या lead to that situation lead to division in the society. समाज में डिविशन आया, भेदभाव हुआ. into classes, अलग अलग क्लास में समाज सोसाइटी डिवाइड किया गया, leading to class struggle. तो अभी क्लासेस बन गए हैं, अलग अलग क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे डिफरेंट क्लासेस बने. तो ये अलग अलग क्लास के लोगों के बीच में स्ट्रगल, फाइट होने लगा. According to Marx, human history is the history of class struggle. तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से human history means the struggle of different classes. अलग अलग क्लासेस के लोगों के बीच का जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, उसको ही वो है एक्चुअली हिस्ट्री. ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का. एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द क्लास ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. क्योंकि एक क्यों ये स्ट्रगल इतना होता है? क्योंकि एक जो क्लास होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास, जिनके पास ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल अबंडेंटली, बहुत सारे उनके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है. एंड सम द रिमेनिंग क्लासेस which do not have any means of production, कोई भी means of production नहीं है, and they are dependent on the higher classes. ये lower class के लोग higher class पर dependent है, and the higher class people who has everything, जिनके पास सब कुछ है, वो क्या कर देता है? started exploit
एक्सप्लॉइटिंग द अदर क्लासेस, बाकी सभी क्लासेस के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करना मतलब उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके हाथ से छीनते हैं और अपना लाइफ को और मोर एंड मोर बहुत ही लैविश या मोर एंड मोर हायर बना देते हैं। सो ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का, आफ्टर स्टडिंग द सोसाइटी। सो दास कैपिटल, अ ट्रेटस written by him, is the most referred book all over the world. इन्होंने ये सब स्टडी करके एक बुक बनाया, दैट इज दास कैपिटल। एंड दिस दास कैपिटल ये सबसे ज़्यादा रेफर करने वाले, यानी सोसाइटी के बारे में स्टडीज़, क्लासेस के बारे में स्टडीज़, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले लोग सब रेफर करने वाला एक बुक है दिस दास कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाल्स स्कूल। एनाल्स स्कूल, एनाल्स जो वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। At the onset, onset means शुरुआत, at the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France. एक new kind of school of historiography start हो गया in France, which is known as the Annales School, जिनको बोलते हैं, जिनका नाम है Annales School. Annales School gave a new direction to history writing. ये जो Annales School है, एक totally new direction history writing में लाया. It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. in the historical times. तो ये जो एनाल्स स्कूल के डिफिनेशन के हिसाब से हिस्ट्री मीन्स व्हाट? हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। हिस्ट्री मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं है, राजनीति में क्या इवेंट हुआ, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में क्या इवेंट्स हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुआ, क्या हैपनिंग्स हुआ। किंग्स के बारे में सिर्फ नहीं है हिस्ट्री, वो भी है बट नॉट अलोन। ग्रेट बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, या फिर पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोमेसी? हाउ टू डील विद अदर पीपल और मेनली विद अदर कंट्रीज, उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। किस तरह दूसरे देश के साथ डील करना है, किसके साथ किस तरह एक दूसरे से डील करना है, डिप्लोमेसी, डिप्लोमैट होना। और वॉर्स, ये सब सिर्फ क्या नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ऑल इट इज़ ट्रू दैट ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हिस्ट्री, बट हिस्ट्री में कुछ और भी चीज़ें होते हैं, क्या क्या है। बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट ऑल्सो can be included in history. Local people means जो normally local area में जो लोग हैं, जो आम जनता, और एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन, समाज में जो क्लासेस है, जैसा अभी हमने बोला कि कार्ल मार्क्स ने जो बताया, और उसके आगे देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, यानी लोगों के अंदर का जो साइकोलॉजी यानी मेंटल सिचुएशन, ये सभी क्या कर सकता है, ऑल दीज आर हिस्टोरिकल, all this can be included in history. So the Annales School was started by French historians. और ये जो Annales School है, ये Annales School को French historians ने start किया था. Now the next one is feminist historiography. Feminist word से पता चलेगा this is about women. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब है जब तक जितना तक हिस्टोग्राफी बनाए गए थे ऑलरेडी बाय डिफरेंट मेन, ऑल दोस हिस्टोग्राफी वर चेंज्ड, रिकंस्ट्रक्टेड, यानी उसको तोड़ फोड़ कर वापस चेंजेस करके उसको न्यू बनाया बाय सम विमेन, अपने पर्सपेक्टिव से, यानी अपने नज़रियों से। कुछ विमेन यानी औरतें ये हिस्टोग्राफी को थोड़ा चेंज किया, रीबिल्ड किया। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डे बुवर helped in establishing the fundamentals of feminism. तो ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का फंडामेंटल स्टार्ट किया किसने है? सिमोन डे बिवोर। ओके, सो शी वाज फ्रेंच। वो कौन से देश की थी? फ्रांस की थी। शी वाज फ्रेंच। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in the history. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इतना नहीं है कि हिस्टोरियोग्राफी में विमेन को भी इंक्लूड करना ही है, उतना ही सिर्फ नहीं, बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री को तब तक एक मेल डोमिनेशन से, मीन्स मेल इज़ द हाइएस्ट इन द सोसाइटी, ऐसा एक नज़रिया तब तक था। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो सिमन डे बोवर ने लाई, वो लेडी है एक, तो उससे थोड़ा सा चेंज हुआ,
the history means in history people started thinking that male is not the only dominated क्या बोलते हैं डोमिनेटेड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी मेल अकेले हिस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर रहा है. द इक्वल प्लेस, अन इक्वल प्लेस इज गिवन टू फीमेल ऑल्सो, और फीमेल को भी सेम इक्वल प्लेस दिया जाता है. ऐसा एक नया नज़रिया आया. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life such as their employment. वो सिर्फ इन women को include करना ही नहीं है, ये जो नया मेथड है, नया historical research है, मैं बहुत सारे बातों पे related to women, बहुत सारे बातों पे focus किया, जैसे कि their employment. What do you mean by employment? उनका काम, उन लोग कौन से काम है, कौन से जॉब में लगे हुए हैं जिससे उनका जो मीन्स ऑफ लिविंग, उनके जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, यानी कि जो हर रोज़ का खर्चे के लिए जो अर्निंग होता है वो कैसा उन लोग मतलब ले लें. और देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, अलग अलग यूनियन में बड़े बड़े यूनियंस बनाते हैं, ट्रेड यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन है ना, अलग अलग जगह में एक एक यूनियन होता है. सो इवन दिस फीमेल पीपल ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग देयर रोल इन अलग अलग ट्रेड यूनियंस. इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कोर्स, उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, और देयर फैमिली लाइफ, उनका फैमिली लाइफ, ये सभी कुछ इंक्लूडेड किया ए न्यू काइंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. 1990 के बाद जितने भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हुआ उसमें विमेन को यानी औरतों को पोर्ट्रेड यानी डिस्क्राइब किया है एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. समाज के एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट क्लास, ऐसा इन्हें डिस्क्राइब किया है. Now the next one is Michel Foucault. Michel Foucault. He was born in 1926 and he died in 1984. The French historian of the 20th century. He was also a French historian of 20th century. Michel Foucault brought forth a new concept of historiography. Historiography का एक new concept लेकर मिशेल फुकॉल्ट आया. He in his book Archaeology of Knowledge argued that the prevailing practice of arranging historical events in the chronological order is not right. उन्होंने अपना न्यू बुक जो बनाया जिसका नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का आर्कियोलॉजी. उससे पहले क्या होता था, चीज़ों का आर्कियोलॉजी होता था. जो नेक्स्ट पहले का ज़माने के जो लोग हैं, पहले का जो एंशिएंट टाइम्स के लोग हैं, उनके हाथ से धरती के अंदर धसे हुए चीज़ें निकालना, यानी उस मटेरियल सोर्सेस के साथ स्टडीज़ करना, उसका स्टडी करके हिस्ट्री को रिवील करना, वो था पहले का मेथड. दैट इज़ नॉर्मल आर्कियोलॉजी. पर इनके हिसाब से आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का आर्कियोलॉजी होना चाहिए, यानी हिस्ट्री में जो जो इवेंट्स हुआ उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखे उसके बारे में स्टडी करना. दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड. एंड दिस वाज सेड बाय मिशेल फुकॉल्ट. मिशेल फुकॉल्ट ने ये बताया. नाउ he drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. उनका ये कहना था, यानी उनको ये नया एक फैक्ट लेकर आया. आर्कियोलॉजी मीन्स जस्ट इंसान का एक एक स्टेप को नहीं, यानी उनका छोटे मोटे चेंजेस को नहीं बताना है. वो जो क्या बताना है, ट्रांसिशन, एक इंसान उसके नॉलेज के फील्ड में या उनका इंटेलेक्ट के फील्ड में, उनकी बुद्धि के फील्ड में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी वगैरह हासिल किया, वो न्यू थिंग्स वो स्टडी किया, उनका जो टोटली वो दिमाग का कैसा क्रोनोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ, दैट शुड बी रिटन इन द हिस्ट्री. Foucault felt that explaining the transitions in the history is more important. History में कैसा कैसा transition हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, that is more important. ऐसा नहीं कि ये टाइम पे ये हुआ था, ये so and so ईयर में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद का नेक्स्ट ईयर में ये इंसिडेंट हुआ था. वैसे इंसिडेंट को काउंट करके कोई मतलब नहीं होता. इंसान कहाँ से कैसे कैसे टाइम बीते बीते कैसे कैसे इम्प्रूव होते आया, what is the progress in the human life, और क्या ट्रांसिशंस हुआ, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री, ऐसा उनका कहना था. ही कॉल दिस मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और ये मेथड को उन्होंने क्या नाम रखा, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical एनालिसिस. तो तब तक जो हिस्टोरियंस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सब फील्ड को भी चेक करना चाहिए वाइल राइटिंग हिस्ट्री, वो बहुत सारे फील्ड को, बहुत सारे बातों को छोड़ दिए थे जो बाकी हिस्टोरियंस. फ्यूकोल्ट ने वो सभी जो सब्जेक्ट्स है उसको भी इंक्लूड किया अपने हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस में, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स है इंसानों के, और साइंस ऑफ मेडिसिन, इवन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रिजन में कैसा एडमिनिस्ट्रेट मतलब सभी चीज़ों को कैसा मैनेज करते हैं, इवन इतना तक भी उन्होंने अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस में इंक्लूड किया. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. तो हम यहाँ पे बहुत ही गिने चुने कुछ स्कॉलर्स के बारे में, कुछ हिस्टोरियंस के बारे में स्टडी किए. इसी तरह बहुत सारे हज़ारों लाखों हिस्टोरियंस आए और अभी भी कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं. और that's why, or because of their effort, the historiography, the scope of historiography is continuously expanding. हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है. राइटिंग ऑफ हिस्टोरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस. अभी ये जो हिस्ट्री के इसमें हिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारे और भी न्यू न्यू सब्जेक्ट्स आए, जैसे लिटरेचर यानी राइटिंग्स, आर्किटेक्चर, द मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए जो प्लान ड्रॉ करता है, दैट इज आर्किटेक्चर. स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग, ऑल दिस काइंड्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविजन, ये सब अभी हिस्ट्री के अंदर का पार्ट बन गया हुआ है. यानी ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हिस्ट्री nowadays. And this was all about this lesson, and some questions are given in the end of the textbook. You please go through the questions and try to find out the answers of these questions. And if the answers can be marked in the textbook, it will be better. Otherwise, if somebody got the answers already from the school, so please share it over here. Okay, so bye bye.